नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। ये साल जाते जाते नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका दे गया है। नीतीश कुमार 2 दिनों से वो दिल्ली में थे और कयास लगाए जा रहे थे कि वो दिल्ली किसी बड़े मकसद से पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह की उथल पुथल इस समय एनडीए में चल रही है उसमें ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार शायद फिर पलटी मार सकते हैं और पलटी मारना उनके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार शायद अब पलटी मारते मारते अपने ही इस खेल में इस बुरी कदर फंस चुके हैं कि अब उनके लिए बचाव का या अपनी सत्ता बचाने का कोई और उनको शायद रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब या तो वो चुपचाप अपने कुर्सी पर बैठकर बीजेपी के मनमानियां सहें या फिर बीजेपी के इशारों पर काम करें। फिलहाल यही स्थिति नीतीश बाबू के लिए दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में और एक वक्त में केंद्र की राजनीति में भी बड़ा चेहरा, और बिहार में तो लगातार वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन इस समय वो इतने मजबूर दिखाई दे रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए उनकी इस मजबूरी का पूरा फायदा शायद उठा रही है। और उधर महागठबंधन की तरफ से भी तेजस्वी यादव ने एक तरह से ऐलान ही कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए अब हमारे दरवाजे बंद हैं। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी इसमें जो कहा जाता है कि नेवर से नेवर, मतलब कि यहाँ पर कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए किसी भी चीज को अंतिम सत्य राजनीति में नहीं मान सकते हैं। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार जो है वो बुरी तरह फंसे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक के बाद एक मुसीबतें उनके लिए बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ और उसको लेकर तमाम दलों ने उनकी निंदा की है और उम्मीद लगा रहे थे कि नीतीश कुमार इस मामले पर तुरंत ही कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे, कोई कड़ा फैसला लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चुपचाप बैठकर इंतजार करते रहे कि दूसरे नेता कुछ बोले और या बीजेपी की तरफ से कोई इशारा मिले और वो काम करें। और बीजेपी ने इधर ये चैलेंज एक तरह से अभ्यर्थियों के सामने ही रख दिया था कि आप हमको सबूत लाकर दीजिए कि परीक्षा में धांधली हुई है और हम 2 मिनट में इस परीक्षा को रद्द कर देंगे। ऐसा चैलेंज सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, उन्होंने दिया था। तो एक तरह से बीजेपी यहाँ पर अपनी गलती नहीं मान रही थी। और जब छात्र अपनी मांगों के साथ कल इकट्ठा हुए थे परसों, तो उन पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें हुई, उसको लेकर राजनीति काफी तेज हो गई और आखिर में फिर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा को यह आश्वासन देना पड़ा कि हम उनकी मांगे सुन रहे हैं और हम देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। कल नीतीश कुमार लौट आए दिल्ली से, बिहार वापस लौट आए, और जबकि उनका कार्यक्रम आज का था और आज वो राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर के विदाई समारोह में शामिल हुए और कल शायद या आज ही आरिफ मोहम्मद खान शपथ ले लेंगे नए राज्यपाल पद की। तो बिहार में ये एक तरफ तो राज्यपालों का आना जाना हो रहा है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार क्या करेंगे ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जब से वो राजनीति में है उनका कोई ठिकाना नहीं रहता कि कब वो किस खेमे में शामिल हो जाए। जब उन्होंने पिछले साल जब महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की नींव रखी, उसकी पहल भी उसके सूत्रधार नीतीश कुमार ही थे। बिहार में उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को इकट्ठा किया था और उसके बाद इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी। लेकिन चुनाव के कुछ समय पहले नीतीश कुमार ने एकदम पलटी मार ली और बिहार की सत्ता के साथ साथ केंद्र की सत्ता में भी मोदी दोबारा आ जाए, बीजेपी दोबारा आ जाए, इसकी व्यवस्था कर ली। और नीतीश कुमार की इस चाल के पीछे क्या कारण थे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नीतीश कुमार का अचानक इंडिया गठबंधन या महागठबंधन से मोह भंग हो गया, क्यों उनका मन वहां नहीं लगा, ये सवाल आज भी चौंकाता है, उलझन में डालता है। और अब जबकि फिर नीतीश कुमार चुपचाप दिखाई दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करेंगे। वो दिल्ली आते हैं लेकिन वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार जनों से मिलते हैं, वहां पर उनकी कुछ कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात होती है, लेकिन वो नहीं मिलते हैं नड्डा से, वो नहीं मिलते हैं मोदी से। और इस बीच जिस तरह के बयान आते हैं, चाहे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उनका बयान आया था कि अटल जी का सपना तभी पूरा होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का मतलब यही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ेगा, तभी अटल जी का सपना पूरा होगा। हालांकि बाद में इस बयान पर सफाई भी आ गई, लेकिन ये सारी बयानबाजियां, ये सारे कयास इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार अपना कोई एक
स्पष्ट स्टैंड जो है वो बताते नहीं है और उनके इस हाँ ना वाले खेल में बाकी लोग तो फंसते ही हैं, इस बार खुद नीतीश कुमार बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार की राजनीति की ये आखिरी पारी है? जिस तरह से उनको भारत रत्न के बाद नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर किसी मार्गदर्शक मंडल में बैठाने की तैयारी कर ली है बीजेपी ने। आज इन्हीं सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। राकेश पाठक जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। पाठक जी, ये साल जो था काफी उतार चढ़ाव भरा रहा राजनीति के लिहाज से भी, और चाहे केंद्र की राजनीति की बात करें चाहे राज्यों की राजनीति की बात करें। एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ लेकिन उसकी सरकारों को मौका नहीं मिला, यानी हरियाणा में कांग्रेस नहीं जीत पाई, महाराष्ट्र में जो उम्मीदें थी वो नहीं पूरी हो पाई, और इस बीच कयास लगने लगे कि बिहार और दिल्ली में क्या होगा, क्योंकि इधर महागठबंधन मजबूत हो रहा है, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, लेकिन उधर बीजेपी भी बहुत तरह के खेल करने में लगी हुई है। और इधर नीतीश कुमार को लेकर कई बार ये चीजें आई, क्योंकि जैसे उन्होंने पिछले साल ही ये ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने एनडीए में चले गए वो चुनाव के कुछ समय पहले। उसके बाद बिहार में सत्ता भी, मुख्यमंत्री वही बने रहे लेकिन सत्ता बदल गई, फिर से एनडीए की सत्ता वहां पर आ गई। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी को जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार ने केंद्र में भी उनका साथ दिया, लेकिन कई मुद्दों पर वो अपनी आनाकानी दिखाते रहे। और अब एक बार फिर नीतीश कुमार अजीब तरह की चुप्पी ओढ़े हुए हैं, उनकी खामोशी जो है वो पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार जो अपना हाँ ना वाला खेल करते रहते हैं, वो महागठबंधन में थे, वहां मन नहीं लगा, यही बोलकर वो आए थे इंडिया गठबंधन, मतलब यहाँ एनडीए में, लेकिन मन नहीं लगने का उनका क्या कारण था ये भी कुछ स्पष्ट नहीं है। तो क्या कहेंगे, नीतीश कुमार ने ये जो उलझाने वाली राजनीति हमेशा से की, इसका फायदा उनको अपनी सत्ता बनाए रखने में तो मिला, लेकिन क्या इस बार उनकी सत्ता पर भी खतरा आ गया है? और खुद नीतीश कुमार की ये राजनीति पारी जो है, क्या इसको हम आखिरी पारी मान सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार को समझना बहुत आसान खीर नहीं। लालू प्रसाद यादव ने उनके बारे में एक बार कहा, नीतीश कुमार के पेट में दांत है। पेट में दांत का मुहावरा इस तरह इस्तेमाल होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही घुन्ना हो, उसके भीतर क्या चल रहा है वो सामने प्रकट न होने दे, उसके इरादे न भांप पाए कोई भी, तो ऐसे राजनेता नीतीश कुमार। उनकी आखिरी पारी कहना तो अभी बहुत मुश्किल है। 7 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार में, अभी 7वीं बार के मुख्यमंत्री जी। बिहार के चुनाव के बाद क्या होगा ये भविष्य के गर्भ। लेकिन एक बात मैं हर बार संशोधित करने की कोशिश करता हूं कि नीतीश कुमार के ऊपर पलटू राम का ठप्पा लग गया है। हम सब लोग ही, मीडिया और आम जनता भी उन्हें पलटू राम कहकर ही संबोधित करते हैं, लेकिन भारत की राजनीति में सबसे बड़े पलटू राम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 10 सालों में और प्रधानमंत्री बनने से पहले उनकी कथनी और करनी का अंतर अगर कोई व्यक्ति देख लेगा, वे जो कहते हैं जो करते हैं उसमें जो अंतर है, तो उनसे बड़ा पलटू राम कोई नहीं पाया जाएगा। वे अजित पवार को, उनकी पार्टी को भ्रष्टाचार की गंगा बताते हैं और वही अजित पवार फिर उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जिन नीतीश कुमार के लिए बीजेपी अमित शाह कहते हैं उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, दरवाजे खुल जाते हैं और स्वागत सत्कार होता है। नीतीश कुमार उनके गठबंधन के मुख्यमंत्री। यहां पर आप सोच कर देखिए कि सम्राट चौधरी जो इस वक्त डिप्टी सीएम है, उन्होंने अपने मुरेठा, बिहारी में कहा जाता है पगड़ी बांधने को लेकर कुछ कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को नहीं पद से हटा लेंगे तब तक मुरेठा नहीं बांधेंगे या नहीं खोलेंगे, जो भी था उनका संकल्प, कसम खाई थी गंगाजली उठाकर। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा उसी नीतीश कुमार के मातहत जिसे वे हटाने के लिए कसम खाए हुए थे, भीष्म प्रतिज्ञा की थी। तो ऐसी पार्टी, ऐसे गठबंधन में क्या कुछ हो जाए कोई नहीं जानता। अब सवाल यह है कि बीजेपी या नीतीश कुमार में से कौन पहले पहल करेगा, कौन साथ छोड़ने के लिए पहला कदम उठाएगा। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह के मौकों की तलाश थी वो मौके इस वक्त आ गए। बिहार में इस वक्त छात्र आंदोलन करते हैं, लाठियां बरस रही हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, पानी बरसाया जा रहा है उनके ऊपर। नौकरियां मांगने के लिए युवा सड़क पर है।
तो बीजेपी के लिए अच्छा मौका है कि बीजेपी ये कहकर हाथ छोड़ दे कि नीतीश कुमार युवाओं पर अत्याचार करता है, उन पर वाटर कैनन छोड़ी जा रही है, पर लाठियां बरसाई जा रही है। ऐसे अत्याचारी मुख्यमंत्री के साथ हम नहीं रह सकते। बीजेपी ऐसा कह सकती है। और भी कई बहाने उनके पास हैं जो आने वाले दिनों में नीतिगत मुद्दों पर सामने आएंगे। अब रहा सवाल नीतीश कुमार का, वे कौन से बहाने ढूंढें? उन्हें बहाना ढूंढने के लिए तो सांप्रदायिकता का कौन है, अम्बेडकर का मुद्दा है, संविधान की रक्षा का विषय है, जातिगत जनगणना का विषय है। इनमें से कई ऐसे बहाने हैं कि जिनमें से किसी एक बहाने या अनेक बहानों के नाम पर नीतीश कुमार बीजेपी से गोल्डन शेक हैंड कर सकते हैं, गुड बाय टाटा कर सकते हैं। अब वे कब करेंगे या बीजेपी कब साथ छोड़ेगी, इसके लिए लगातार नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर तोहमत लेकर साथ नहीं छोड़ेगा। जी। न नीतीश कुमार न मोदी साहब। वे चाहेंगे कि दूसरे के सर पर ठीकरा रखो और इस सरकार से निकल आओ। अब जहां तक नीतीश कुमार का प्रश्न है, तो एक बार फिर इस बात को समझ लेना जरूरी है कि नीतीश कुमार को अब शायद समझ में आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी नाम का जो भस्मासुर है, जो एनाकोंडा है, वो उन्हें निगल जाए। शिरोमणि अकाली दल से लेकर बीजू जनता दल, वाईएसआर, कांग्रेस, शिवसेना, न जाने कितने सहयोगी और घटक दल हैं बीजेपी के, जो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका वजूद खत्म हुआ जा रहा है अपने अपने राज्यों में। नीतीश कुमार ने अगर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा, तो किसी भी दिन बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाकर नीतीश कुमार के सांसद और विधायकों को अपने पाले में कर देगी। उनके पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए उन्हें अपनी पार्टी, अपनी सत्ता, अपनी सरकार बचाना पहली प्राथमिकता है। दिल्ली में क्या होगा इसकी चिंता उन्हें नहीं है। उसकी चिंता बीजेपी और मोदी साहब को है कि अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ते हैं तो दिल्ली की गति खतरे में पड़ जाएगी। तो इस वक्त ये दोनों अन्योन्याश्रित संबंधों से जुड़े हुए हैं। दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के साथ क्षय और मात का खेल किसको नफा करेगा, किसे नुकसान करेगा, अभी कोई नहीं जानता। और दोनों इस बात को जानते हैं कि ये सब चीजें अनिश्चित। जी सर, बिल्कुल। जी बिल्कुल, दोनों बीजेपी और जेडीयू इस समय, या कह लें कि मोदी और नीतीश कुमार दोनों इस समय कि पहला बार कौन करता है उसके इंतजार में हैं, और शायद दोनों ने अपने अपने बचाव की तरकीबें भी सोच रखी हैं। लेकिन यहाँ मोदी के साथ फायदा ये दिखता है कि उनके पास केंद्र की सत्ता है और बिहार में भी उनकी सत्ता है, और केंद्र की सत्ता होने का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि सारे संवैधानिक संस्थाएं जिनको वो जेबी संस्थाओं की तरह इस्तेमाल करते आए हैं, और जब हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव दोनों में जिस तरह ईवीएम को लेकर सवाल उठे, उसके बाद यही सवाल अब बिहार में भी उठ रहे हैं कि बिहार में चाहे नीतीश कुमार इनके साथ रहें न रहें, जेडीयू अलग हो जाए, साथ में रहे, क्योंकि अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। जब चुनाव की घोषणा होगी तब सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसको लेकर भी काफी वो खींचातानी हो सकती है। और क्योंकि अभी ये जो 4 चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें अब बीजेपी की सीटें जो है वो बढ़ गई और अब वो सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है बिहार में। अभी तक वो नहीं थी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन वो नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ मिलकर उसकी सरकार बनी हुई थी, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो बीजेपी वहां पर पहले ही बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। देखना होगा कि वो नीतीश कुमार को यहाँ कितना भाव देती है, क्योंकि उसे पता है ईवीएम है, चुनाव आयोग उसके साथ है, तो उसके लिए बिहार चुनाव में भी जीतना या खेल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्या करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी उसका जो प्रदर्शन रहा है कुछ खास हम ये मान लें, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से उसको मात मिली, अब उसके कारण चाहे जो भी हो, ईवीएम की बात है और वो सारी चीजें अब अलग जांच का विषय है। लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन वहां पर हारा है, और अब बिहार में क्या स्थिति होगी ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि जितनी मेहनत अभी तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इतनी मेहनत उन्होंने, इससे ज्यादा मेहनत उन्होंने लोकसभा चुनाव में की थी, लेकिन तब भी नतीजे उतने खास नहीं आ पाए थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो पहले नीतीश कुमार के लिए थोड़ा सा नरम सुर रखते थे, अब उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि अब नीतीश कुमार को साथ लेना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और अभी बीपीएससी परीक्षा को लेकर भी जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, तेजस्वी यादव इस समय सीतामढ़ी में, वो भी अपनी यात्रा पर निकले हैं। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र की मर्यादा में रहते हैं और लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है उस ढांचे के अनुसार नेता विरोधी दल होने के अनुसार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा। हालांकि चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, दौड़ा के उसमें भी लोगों को पीटा गया, कई का सर फोड़ा गया, डीएम तक ने झापड़ मारा, हाथापाई हुई और बाद में उसके बाद जो बीपीएससी है आयोग जो है वो जस्टिफाई करता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना था। उस समय भी हमने सवाल उठाया था कि 10-15 दिन से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा में ये मुद्दा उठ रहा है, तब क्यों नहीं बीपीएससी ने इसको क्लैरिफाई किया? उस समय भी कोई क्लैरिफाई नहीं किया गया। राकेश जी, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जो बताया है, जिस तरह से परसों छात्रों पर ये जिस तरह का अत्याचार हुआ और उसके पहले भी यानी अभी 10 दिन के भीतर 2 बार बिहार में बीपीएससी छात्रों पर इस तरह के अत्याचार हुए और उसमें भी नीतीश कुमार जो है वो चुप रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने, एक संवेदना का उनके मुंह से संवेदना का एक शब्द नहीं निकला है। क्या यहाँ पर नीतीश कुमार मोदी से होड़ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? जैसे मोदी मणिपुर पर भी जब बहुत ज्यादा दबाव आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया, तब जाकर उनके मुंह से 2 शब्द निकले, उससे ज्यादा वो कुछ बोल नहीं पाए। अभी भी वो मणिपुर नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार का हाल भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अभी वो जब पटना पहुंच गए, कल ही वो पहुंच गए, तो ये चाहते तो वो मिल सकते थे अभ्यर्थियों से, उनका जो प्रतिनिधि मंडल है किसी एक से मुलाकात कर सकते थे, कुछ नहीं तो वो सार्वजनिक एक बयान दे देते कि मेरे एब्सेंस में ऐसा ऐसा हुआ और उसके लिए मैं दुखी हूं, इतना ही बोल देते तो काफी होता मेरा ख्याल है। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ पर जिस तरह से चुप्पी साध कर बैठे हैं, और यहाँ पर तेजस्वी यादव ने एक सवाल भी उठाया था कि जब हम सत्ता में थे, हम नौकरियां भी दी, हमने परीक्षाएं भी आयोजित कराई, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या कारण है कि बीजेपी के साथ आते ही जिस तरह से ये पेपर लीक की घटनाएं शुरू हो गई हैं? और आपको याद होगा कि जब जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक पर चिंता जताई और मैं भी इससे बहुत दुखी हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं छात्रों को कि हम इस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। तब नीट परीक्षा का मामला था और ये पूरे देश में चला। अभी जो बीपीएससी को लेकर हो रहा है, अब यहाँ पर आयोग ने अब ये घोषणा कर दी है कि जो छात्रों की मांग थी कि आप सभी 912 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराएं, लेकिन अब आयोग ने कहा है कि हम केवल एक केंद्र, जो बापू धाम जहां पर गड़बड़ी मिली, वहां की परीक्षा अब वो 22 केंद्रों पर होगी और जो पहले से तय है 4 जनवरी को उसी दिन होगी और अब कोई परीक्षा रद्द नहीं होगी। यानी जो छात्रों ने जिस वजह से लाठियां खाई, जिस वजह से आंदोलन किए, जिस वजह से उन पर कई छात्रों पर एफआईआर भी हुई होगी, मतलब उनका भविष्य दांव पर लग गया है, और प्रशांत किशोर जैसे लोग जो यहाँ कर राजनीति भी कर चले, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार का चुप रहना, क्या वो मोदी से होड़ ले रहे हैं या उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है इतने साथ साथ रहते हुए? एक सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये कि क्या कारण है कि बीजेपी के जहां बीजेपी का नाम जुड़ता है वहां परीक्षा में धांधली या परीक्षा पेपर लीक की खबरें आ जाती हैं? देखिए, कारण तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन इतना हम जरूर समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, एक भी परीक्षा पेपर लीक हुए बिना हो नहीं पाती। मध्य प्रदेश में तो और मजेदार जुमला चलता है, ऐसा लगता है। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि यहाँ तो पहले तो परीक्षा होगी, नौकरियों का विज्ञापन नहीं निकलेगा, कोई उसके लिए परीक्षा नहीं होगी। मान लीजिए परीक्षा हुई तो उसका पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक नहीं हुआ, परीक्षा संपन्न हो गई तो रिजल्ट नहीं निकलेगा वर्षों तक। रिजल्ट निकल गया तो फिर उसके बाद मामला अदालत में चला जाएगा, क्योंकि रिजल्ट में भी गड़बड़ी मिली। 100 में से 101 नंबर पाने वाली भी घटनाएं हो रही। तो ऐसे समय में बिहार में इतना बड़ा आंदोलन छात्रों ने खड़ा किया है, वहां के मुख्यमंत्री प्रदेश के अभिभावक हैं, गार्डियन है अपने राज्य के, ये युवा भी मतदाता है, इनमें सब 18 साल से ऊपर वाले, तो इन लोगों की बात सुनना उनकी जिम्मेदारी थी। जहां तक सवाल नरेंद्र मोदी जी से होड़ का है, नीतीश कुमार उनसे होड़ नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी तो राजधानी की सीमा पर,
700 किसान शहीद हो गए, तब एक शब्द नहीं बोले। 2.25 साल से मणिपुर जल रहा है। माफ कीजिए कुछ। मेरा चले आप पानी पी ले, मैं तब तक हम तेजस्वी यादव का एक और बयान है वो हम सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं और उन लोगों पर सवाल उठाए हैं जो लोग नीतीश कुमार का साथ अब तक नहीं देते थे, लेकिन अब उनको नीतीश कुमार बहुत अच्छे लगने लगे हैं। क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव, इसको सुन लेते हैं, फिर राकेश जी आपसे दोनों बातों पर। यहाँ कोई सरकार है ही नहीं और सरकार नीचे आगे नीचे करो। पहली बात चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यह सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और एक नेता है, जो 2 दिल्ली में 2 पटना में है, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ लोग जो है आप देखिएगा, नौजवान हो, पीड़ित हो, किसी से संवाद नहीं। मुख्यमंत्री यात्रा पर निकले, कोई संवाद नहीं, ना मीडिया से बात, ना बाहर बात, ना सदन के अंदर बात, ना हमारे चिट्ठी का कोई जवाब, ना किसी के जवाब, ना केजरीवाल जी का जवाब वो नहीं देते हैं उनके चिट्ठी का। अरे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, और उनके चिट्ठी का जवाब संजय झा देंगे? ही तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है, जिसको मानना है वो बात माने, ना मानना है ना बात माने, लेकिन ना मानने वाले भी अंदर से जानते हैं कि यही सच्चाई है, और ऐसे ही बिहार जो है चल रहा है। और देखिए जो भी विषय है। राकेश जी, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने, ये बयान शनिवार का है, मतलब तब उन्होंने ये कहा था कि चाहे जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, यही लोग नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाते थे। अब इनको अचानक नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक लगने लगे, तो ऐसा कैसे हो गया है? और तब उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, चेहरा बस वो है, कोई और सरकार चला रहा है। और जो बात उन्होंने कही, क्या कहेंगे आप तेजस्वी यादव के इस बयान पर? और उसके पहले जो आप बात कह रहे थे, आप उसको भी कंटिन्यू करिए प्लीज। जी, तो परीक्षाओं की बात चल रही थी शर्मित्रा जी। देखिए, परीक्षाएं इतनी संदेह के घेरे में आ चुकी है पूरे देश में कि विश्वास ही नहीं होता है कि कोई परीक्षा पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से हो सकती है, परिणाम सही निकल सकते हैं। व्यापम के प्रदेश में बैठा हूं मैं, तो मध्य प्रदेश में व्यापम से बड़ा घोटाला देश में कहीं हुआ ही नहीं है आज तक जी। तो ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, नौकरियां दे नहीं रहे हैं, प्रक्रिया पूरी कर नहीं पा रहे हैं, परीक्षाएं करा नहीं पा रहे और लाठी बरसा रहे। तो नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव ने कुछ गलत नहीं कहा है कि बिहार में कोई सरकार नहीं है, कोई संवाद नहीं करने वाला। मेरी बात वहां अधूरी रह गई थी कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से ओढ़ नहीं कर सकते। मोदी जी बहुत आगे, 2002 के गुजरात से लेकर आज के मणिपुर तक उन्होंने कभी किसी पीड़ित के लिए आंसू नहीं बहाए। आंसू बहाना तो बहुत दूर की बात है, वे 2 शब्द भी नहीं बोलते। 2.25 साल से मणिपुर चल रहा है, कुल 4.25 वाक्य बोले होंगे, 4.25 मिनट बोले होंगे नरेंद्र मोदी। किसान आंदोलन में उन्होंने कुछ नहीं कहा, टीवी पर आकर एक बार कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की और साथ में ये भी कह दिया मेरी तपस्या में कब। तब भी नहीं कहा कि जो 700 किसान मर गए उसके लिए दुख है, संवेदना है। इसके उलट उनका बयान ये था, क्या मेरे लिए मरे, उसका खंडन नहीं किया प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज तक। यानी वो बयान आज भी स्टैंड करता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्या मेरे लिए मरे।
देश का प्रधानमंत्री क्या जमींदार है, जागीरदार है? देश में हर घटना के लिए वो जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री है, अभिभाषक है, देश का अभिभावक है, देश का मुखिया है। तो इस समय नीतीश कुमार की दशा भी ऐसी है, उनका अपने राज्य के लोगों से कोई संवाद नहीं, उनका युवाओं से कोई संवाद नहीं है। सच्चाई तो यह है कि जिन लोगों के साथ वे सरकार चला रहे हैं अब उनसे भी उनका संवाद, वरना वे दिल्ली में न तो प्रधानमंत्री से मिले, न प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले जेपी नड्डा से, न गृह मंत्री से मिले, न किसी और से उनकी मुलाकात। अब उनके बयान भी ऐसे आ रहे हैं कि वे कब पलटी मार जाएंगे कुछ पता नहीं। लेकिन इस सारी रस्सा कसी में बिहार का नुकसान हो रहा है, बिहार पिस रहा है, इसमें कोई धनी धौरी नहीं है बिहार का। नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हम और आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वे टिप्पणियां तो उनके साथ आज जो लोग गलबैयां कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, सत्ता के झूले पर एक साथ झूल के हुए पींगा ले रहे हैं, वही लोग कहा करते थे कि नीतीश कुमार की मानसिक दशा ठीक नहीं, इनको इलाज की जरूरत है। सदन में एक बार उन्होंने कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान दे दिया था, तब उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठे। तो आखिर जिस इतने बड़े प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अगर संदेह है, वो प्रशासनिक मशीनरी के साथ काम नहीं कर पा रहा, वो निर्णय नहीं ले पा रहा। हमें नहीं पता कि तेजस्वी यादव कौन से दो व्यक्ति दिल्ली के हैं और कौन दो पटना के हैं जो सरकार चला रहे हैं, वे लोग कौन है हम उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन इतना तो दिख रहा है कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे, उनका प्रशासनिक मशीनरी के साथ कोई संवाद नहीं, कोई पकड़ नहीं है। वरना एक हफ्ते में दो बार इतना भीषण लाठीचार्ज हो जाए, उनके प्रदेश के युवा घायल हो जाए, इतना आक्रोश हो जाए, तो मुख्यमंत्री को दो शब्द तो संवेदना के बोलना चाहिए, पुलिस से प्रशासन से बात करना चाहिए कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थी जो शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे लोगों को अपनी तरफ से चलकर जाकर पुलिस ने लाठियों से पीट डाला। पिछली बार का जो लाठीचार्ज है पूरे देश ने देखा, लड़के तो एक तरफ बैठे हैं सड़क पर गांधीवादी तरीके से, आप जाकर लाठियों से उन्हें कूट रहे हैं। तो ऐसे प्रदेश का भगवान ही मालिक है, जहां न मुख्यमंत्री को उस प्रदेश की चिंता है, न उनके सहयोगी दो उप मुख्यमंत्रियों को, न सहयोगी दलों को। अब इसमें चुनौती जो आपने शुरू में एक पहला सवाल किया था इंडिया गठबंधन को लेकर, उसकी भूमिका क्या होगी? तो मुझे लगता है अब तक इंडिया गठबंधन बिहार में पूरी तरह से मजबूत है। कांग्रेस, जनता दल जो राजद है, लालू यादव की पार्टी, और बाकी के जो वामपंथी दल हैं उनके घटक दल, उन सब में एका है अभी तक जी। बिहार के चुनाव तक ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि कांग्रेस और राजद के बीच में कोई तकरार हुई। इसलिए अगर ये लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता है, तो बीजेपी और तेजस्वी नीतीश कुमार को एक कड़ी चुनौती मिल सकती जी। और इसी खतरे को भांपकर नीतीश कुमार अब भविष्य के लिए एक और उल्टियां खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अगर चुनाव में बीजेपी के साथ गए तो हमें नुकसान हो सकता है। अभी बीजेपी उनसे बड़ी पार्टी बन गई, तो अगर चुनाव आज कुछ और सीटें कम हो गई तो नीतीश कुमार को तो कोई टका शेयर नहीं पूछेगा। सामने एकनाथ शिंदे का उदाहरण रखा, देख लो क्या हालत कर दी एकनाथ शिंदे की, गृह मंत्रालय तक नहीं दे रही है बीजेपी हो। जी सर जी बिल्कुल। और नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए उस्ताद है, पलटी मारने के। और जैसा सर्कस में जब हम लोग बचपन में जाया करते थे, देखते थे कि वो जो बाजीगर होता है वो खुद उलान बटिया से खाता है, और ऊपर वो जो झूले से जो लोग आते थे वो कब कौन किसका हाथ और पैर पकड़ के कौन किस साइड चल रहा है वो पता ही नहीं चलता था, तो देखने में मजा आता था। लेकिन इस समय राजनीति को भी सर्कस की तरह बना दिया है नीतीश कुमार ने शायद, और उसी तरह का खेल यहाँ खेल रहे हैं। कब कौन कहां किधर झूल जाए कुछ ठिकाना ही उसका नजर नहीं आ रहा है। और नीतीश कुमार अब ऐसा लग रहा है कि उस जो खेल की जिस चर्चा में जो कर रही थी सर्कस वाले खेल की, उसमें कई बार नीचे गिर भी जाते थे, उनके लिए जाल बिछाया जाता था ताकि उनको चोट ना लगे। लेकिन नीतीश कुमार जब गिरेंगे तो उनके लिए कौन कोई जाल बिछा कर रखेगा, उनको संभालेगा नहीं संभालेगा, ये इस समय समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से उन्होंने एन मौके पर तेजस्वी यादव को छोड़ दिया, मतलब राजद का साथ छोड़ा, इंडिया गठबंधन को बिल्कुल छोड़कर और वो आ गए, तो उसमें
उसका नुकसान लोकसभा चुनाव में बिहार में हुआ इंडिया गठबंधन को, ये बात दिख रही है। तो अब जैसा तेजस्वी यादव ने कहा कि उनको साथ लेना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और राजनीति में टाइमिंग भी एक चीज होती है। कल शाम 4:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात तय थी, ऐसी खबरें हैं कि नीतीश कुमार 4:30 बजे मिलने वाले थे और इधर तेजस्वी यादव का बयान आया। उसके बाद क्या हुआ नहीं पता, लेकिन इनके नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की मुलाकात नहीं हुई और नीतीश कुमार जो आज लौटने वाले थे पटना, वो कल ही लौट आए। तो अब इस टाइमिंग की क्या मायने हैं राकेश जी, ये भी आपसे समझना चाहूंगी। और दूसरी बात, बिहार में आपने चर्चा की कि इंडिया गठबंधन, उसमें इस समय कोई टूट ऐसी दिख नहीं रही है। महाराष्ट्र में तो फिर भी थोड़ा बहुत शिवसेना और इन सब के बीच लग रहा था, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस उनके साथ है, वाम दल भी इस समय इनके साथ हैं, यानी वहां पर कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन एनडीए में जिस तरह की दरारें दिख रही हैं, एक तो ये सवाल है कि उसमें नीतीश कुमार को बीजेपी कितना भाव देगी, और दूसरा बीजेपी अपने फायदे के लिए दूसरे छोटे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पर चिराग पासवान को जिस तरह से वो आगे बढ़ा रही, क्योंकि कल चिराग पासवान का एक बड़ा सा एक ट्वीट आया, उसका आखिरी हिस्सा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि कल पटना में वे छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल का मैं कभी समर्थक नहीं रहा। पुलिस को संयम बरतना चाहिए। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से समझाकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात को भी कहा है कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो ऐसे कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये चिराग पासवान ने एक तो ये नीतीश कुमार के लिए कह दिया कि मैंने उनसे कहा है। इस ट्वीट के शुरू में चिराग पासवान ने ये भी दावा किया था कि मैंने कहा, तो मुख्य सचिव जो हैं उन्होंने बात की इन लोगों से, परीक्षार्थियों के जो एक प्रतिनिधि मंडल है उनसे। यानी यहाँ पर चिराग पासवान किसी न किसी तरह अपना श्रेय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर है रामविलास पासवान की बात इस बार, क्योंकि पिछले चुनाव में उनको मात्र एक सीट उनके एक उम्मीदवार को मिली थी और वो भी चले गए जेडीयू में, और जो एमएलसी थी वो चले गई बीजेपी में। तो लोजपा इस समय बिहार की राजनीति में कहीं नहीं है, मतलब विधानसभा में उसकी कोई सीट नहीं है, विधान परिषद में उसकी कोई सीट नहीं है। लेकिन चिराग पासवान क्या इस बार को बीजेपी के साथ मिलकर और नीतीश कुमार को एकदम किनारे करने की कोई प्लानिंग यहाँ पर चल रही है? देखिए, इस समय बीजेपी के जितने संगी साथी, पहली चुनौती तो उनके सामने ये है कि वे खुद को बचा लें बीजेपी के ग्रास बनने से, बीजेपी का ग्रास बनने से। दूसरी चुनौती है बचा लें तो उसके बाद इतना वजूद कायम करें कि बीजेपी के साथ सौदेबाजी कर सकें, सरकार में शामिल हो सकें, कम से कम इतनी संख्या विधायकों या सांसदों की हो। तीसरी बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी के संगी साथियों की है, खासतौर से बिहार के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या कोई हो, वो चुनौती है कि सरकार इस वक्त जो कामकाज कर रही है, जनता के बीच में उसको लेकर जो असंतोष है, उसका खामियाजा भी कहीं उन्हें न भुगतना पड़े। नाराजगी चल रही है नीतीश कुमार से, उनकी सरकार से, जनता चिराग पासवान को न निपटा दे, इसलिए वे आंसू गैस पानी छोड़ने और लाठीचार्ज को लेकर इतना दरिया दिली दिखा रहे हैं, इतनी भावुकता दिखा रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री से बात की, मैं इसको स्वीकार नहीं करता, हमारी पार्टी नहीं मानती ऐसी चीजों। मूल चिंता उनकी यही है कि अगर नीतीश की सरकार को लेकर जनता के बीच में असंतोष बढ़ता रहा तो इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा, ये वे जानते हैं। इसलिए आपने जो उदाहरण दिया, बहुत ही दिलचस्प और शानदार उदाहरण दिया, वो सर्कस के खेल का, जिसमें ऊपर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, उनमें से कोई गिर जाता है तो जाल होता है उसके लिए। आपने ठीक कहा, नीतीश कुमार को बचाने के लिए जाल नहीं बिछाया, वहां कोई जाल नहीं है। अगर बीजेपी हाथ छोड़ेगी तो वे जाल पर नहीं गिरेंगे, भी सीधे धरती पर गिरेंगे। दूसरा जाल बिछा हुआ है उन्हें फंसाने के लिए, और वो जाल बिछाया जाएगा बीजेपी और मोदी शाह के जो घटक दल हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए, चुनाव आयोग, ये सब ही भारतीय जनता पार्टी के घटक दल है, सहयोगी दल। इनके जरिए एक जाल बना हुआ है, वो तो बना ही रहता है, जब जरूरत होती है उस जाल को कस दिया जाता है। जरा आदमी ने मुंडी इधर से उधर की, थोड़ा सा भी दाएं बाएं हुआ
तो उसकी डोर कस दी जाती है। अगर बीजेपी को लगेगा कि नीतीश कुमार साथ छोड़ने वाले हैं और उनके साथ छोड़ने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, तो जाल में कसा जाएगा। अगर बीजेपी को लगेगा कि अगर समय रहते ये चले जाएं तो हमारा फायदा है, बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं, जनता के असंतोष को नीतीश के खाते में डालकर बीजेपी पाक साफ खड़ी होकर चुनाव लड़े, तो उन्हें उस जाल में नहीं कसा जाए, फिर उन्हें सीधे गिरने दिया जाएगा। न बचाने वाला जाल होगा, न बांधने वाला जाल वहां होगा। ये सब चीजें आने वाले दिनों में पता चलेगी। ये संकेत कैसे मिल रहे हैं? संकेत इसी तरह मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार खामोश हैं, मोदी से नहीं मिल रहे हैं, शाह से नहीं मिल रहे हैं, नड्डा से नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ बयानबाजियां चली रही हैं तेजस्वी यादव, कांग्रेस और बाकी दलों की तरफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब फैसला नीतीश कुमार पहले करेंगे बजाय भी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, लेकिन उनके सामने भी एक संकट है। तेजस्वी यादव हो सकता है इस बार दरवाजा बंद रखें, हो सकता है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बाकी के जो वाम दल 2-4 सीटें रखते हैं बिहार में, वे सब मिलकर कहते हैं कि अब इस व्यक्ति पर हमें भरोसा नहीं है, अब तो हम चुनाव में ही फैसला करें। आप तो जाइए बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़िए, हम अपने मोर्चे के साथ चुनाव लड़े, जो जनता का फैसला होगा उसे स्वीकार करें। क्योंकि नीतीश कुमार चुनाव तक भी साथ बने रहेंगे। मान लीजिए कल जनवरी में दल बदल नहीं, साथ छोड़कर फिर कांग्रेस और तेजस्वी के साथ आ जाएं, तो गारंटी कौन ले सकता है कि चुनाव तक वे बने ही रहेंगे वहां पर? तो एक बार फिर 9वीं बार पाला बदल नहीं करेंगे, उसकी गारंटी कौन जी? इसलिए अब नीतीश कुमार भंवर में फंस गए। कहीं ऐसा ना हो कि वे न इधर के रहे न उधर के रहे, और ये फैसला तो जनता करेगी कि उनके बार बार बदलने को लेकर, बार बार पाला बदलने को लेकर उसकी क्या राय, और जनता की राय तो वोटों से मालूम होती है। जब वोट डालेंगे तो मालूम पड़ेगा। ये सब जी बिल्कुल। नीतीश कुमार ने अपनी सत्ता पर मतलब बने रहने के लिए उन्होंने अपनी विश्वसनीयता दांव पर लगा दी है। राजनीति में विश्वसनीयता का भी महत्व होता है, लेकिन नीतीश कुमार उसको खो चुके हैं। पहले उन्होंने अपने जो साथी दल हैं उनके बीच विश्वसनीयता खोई, और अब ऐसा लग रहा है कि जनता के बीच भी उनकी जो विश्वसनीयता है वो कम हो रही है, क्योंकि जो भी वादे उन्होंने किए थे, और जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने इतने रोजगार दिए, तो उन्होंने कहा कि उस समय मुख्यमंत्री कौन था? मैं था। मतलब वो क्रेडिट लेने आगे आ चुके थे। लेकिन अब उन्हीं छात्रों में से लोग वो पूछ रहे हैं कि ये अभी हमारी परीक्षा को लेकर आपने ऐसा हम पर अत्याचार किया, लेकिन अगला साल आपकी परीक्षा का है। तो ये एक तरह से चेतावनी युवा वर्ग की तरफ से नीतीश कुमार को मिलनी शुरू हो गई है, और शायद बीजेपी को भी ये चेतावनी मिल रही है, और इस चीज को इंडिया गठबंधन समझ रहा है। इस समय उसकी सीटें कम है, लेकिन वो खामोश बैठकर, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम छात्रों के आंदोलन में वो वहां पर नहीं गए, मिलने नहीं गए उनसे। उन्होंने कहा कि ये उनका स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, उनको अपनी एकता खुद ही बनाए रखना है। अगर वो हमसे कहेंगे तो हम वहां जाएंगे, लेकिन हम खुद से वहां नहीं जाएंगे। ये तेजस्वी यादव ने मेरा ख्याल है बिल्कुल सही स्टैंड लिया है, क्योंकि जिस तरह का वहां पर प्रशांत किशोर ने किया, और उस पर अब उनको उनकी जो पोल है वहां पर खुल चुकी। सब यही कह रहे हैं कि उन्होंने हमको भड़काया, और जब लाठी खाने का वक्त आया तो प्रशांत किशोर वहां से हट गए। हालांकि यही प्रशांत किशोर थे जो नीतीश कुमार को जो कि बिहार में बाहर नीतीश कुमार है ये नारा देने वाले वही थे, और उनका पूरा चुनावी प्रबंधन किया, नीतीश कुमार को लेकर आए। और मेरा ख्याल है इसकी पहले जब नीतीश कुमार, आपको याद होगा राकेश जी, जब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था, क्योंकि वो मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने से नाखुश थे, और उनको लग रहा था कि गुजरात दंगा जिसके उस पर कलंक है, उसके साथ हम उनको नहीं देख सकते, और वो अलग होगा एनडीए से सांप्रदायिकता के मुद्दे पर। लेकिन बाद में वो उसमें शामिल हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी प्रशांत किशोर का कोई उनकी सलाह या उनका कोई खेल रहा होगा। लेकिन अब नीतीश कुमार के रहते अभी हमने देखा कि कैसे जब अटल जयंती पर जो लोक गायिका देवी, उनके कार्यक्रम में जब उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये गाया, और उस पर बीजेपी नेताओं ने जो हंगामा किया, उनको माफी मांगनी पड़ी, कार्यक्रम मतलब उनको दूसरे भजन गाने पड़े, ये सारी चीजें हुई। अब उन्हीं लोक गायिका देवी का एक 7 पन्नों का पत्र भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, और फिर उन्होंने कि इसमें ये बापू का भजन है, और कैसे इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है। अटल जी भी इसी तरह के
हिंदू थे, ये बात उन्होंने कही है। तो नीतीश कुमार पर क्या अब ये सांप्रदायिक होने का धब्बा भी बीजेपी के साथ रहने पर लग जाएगा, जो एक उनकी एक क्रेडिबिलिटी इस मामले में तो थी ही कम से कम कि वो जो भी हैं, लेकिन वो सांप्रदायिक उन्माद के कभी भी समर्थक नहीं रहे हैं। लेकिन बीजेपी के साथ रहते हुए, क्योंकि गिरिराज सिंह ने उनके रहते ही ये यात्रा निकाली, आपने भले ही उनको अपने कार्यक्रम में पीछे की सीट दी कि आप उसके समर्थक नहीं थे, इसलिए आप उस बात पर आप राजी नहीं हुए। लेकिन जैसा पूर्व जो सीमांचल के क्षेत्रों को मिलाकर के एक नया राज्य बनना चाहिए और वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिस तरह से बिहार में हिंदू मुसलमान कभी भी लालू जी के रहते तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब वापस ये सांप्रदायिक ताकतें जो जोर पकड़ रही हैं, बीजेपी का वो एक यूएसपी रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या, अगर ये मान लीजिए उनका आखिरी चुनाव भी है, या हम ये मान लें कि ये बतौर मुख्यमंत्री उनको जितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में क्या ये एक और चुनौती उनके सामने है कि वो अपना जो एक उनकी इमेज है धर्मनिरपेक्ष राजनेता की, वो बनाकर रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के पूरे किरदार में। आपने ठीक कहा, उनकी जो छवि थी वो सेक्युलर की, एक धर्मनिरपेक्ष नेता की छवि हमेशा से रही। लेकिन अब बीजेपी के साथ, मोदी शाह के साथ इतने करीब जा चुके हैं कि अब उनकी वो छवि तो जाती रही। अब नीतीश कुमार दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि वे धर्मनिरपेक्ष हैं, वे सांप्रदायिकता के खिलाफ ताल ठोक कर खड़े हैं। ऐसा कहने की हैसियत अब उनकी नहीं गई। यही बड़ा खतरा आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। मैंने शुरू में तो 3-4 मुद्दे बताए थे, किन किन मुद्दों पर बीजेपी और नीतीश कुमार में, या उसमें चंद्रबाबू नायडू का नाम भी जोड़ लीजिए, क्योंकि आज हमारा विषय नहीं हो। लेकिन इन लोगों के सामने यही चुनौती आने वाली है कि सांप्रदायिकता सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी शाह की भाजपा उसे छोड़ नहीं सकती। उनकी पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम नफरत पर केंद्रित। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपने मतदाताओं के बीच में इस रूप में तो नहीं जा सकते कि वे ऐसी कटेंगे बटेंगे जैसे नारे लगाने, या गोली मारो जैसे नारे लगाने। इसलिए नीतीश कुमार के सामने भी ये बहुत बड़ा संकट है। कल उनके मतदाता, उनका वोट बैंक पूछने लगेगा कि आप किनके साथ खड़े हो। ये तो हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति करते हैं। तब नीतीश कुमार को निर्णय लेना पड़ेगा, और वही समय धीरे धीरे पास आ रहा है। चुनाव जितना जितना पास आता जाएगा, उतना नीतीश कुमार के ऊपर यह संकट बढ़ जाएगा कि वे इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर करें। इसमें किंतु परंतु अगर मगर से काम नहीं चलेगा। उन्हें साफ बोलना पड़ेगा अपने मतदाताओं के बीच कि वे मोदी शाह और उनकी बीजेपी के साथ इस मुद्दे पर सहमत है, इस पर असहमत है, इस पर वे साथ नहीं देंगे, इस पर साथ देंगे। इसी मौके पर उनकी चर्चा भी कर लें। आपने संक्षेप में की। प्रशांत किशोर पांडे, वे अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार जैसा शुरू से बता रहे, किस तरह की गतिविधियों में समय लिप्त हैं। कल परसों से उनके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, किस तरह उन्होंने छात्रों से बात की है, इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश की है। पहली लाठी मैं खाऊंगा कहने वाले प्रशांत किशोर जैसे ही लाठी चली अंतर ध्यान हो गए, लापतागंज हो गए। अब लोगों को, बिहार के लोगों को ये समझ में आने लगा होगा कि प्रशांत किशोर असल में बीजेपी की बी टीम है, उसके इशारे पर ही सब कुछ कर रहे हैं। वोट बैंक को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वोटों के विभाजन के जरिए बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश में है। ये सारी चीजें अब एकदम साफ होती जा रही। मुझे कम से कम नहीं लगता कि प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में कोई बिहार में कोई बड़ी चुनौती बन सकते हैं या कोई विकल्प बन सकते हैं। विकल्प तो छोड़िए, वे बिहार के चुनाव को त्रिकोणीय चतुष्कोणीय कर पाएंगे तो मैं उनको इस लायक भी नहीं अभी समझता हूँ। क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल है, कल कुछ भी हो जाए। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर जितनी तेजी से एक्सपोज हुए हैं वो उनके लिए बहुत नुकसान कर गए। उन्होंने अपनी छवि जो बनाई थी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, फिर वे कांग्रेस के करीब चले गए, राहुल गांधी से मिले, कांग्रेस का पद मांग रहे थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का। सारे नीति निर्धारक अपने हाथ में अधिकार लेना चाहते थे, राहुल गांधी ने खारिज कर दिया। तब से वो जिस तरह से बेनकाब होना शुरू हुए, यद्यपि बीजेपी में पहले ही हो चुके थे, तभी बीजेपी ने उन्हें अपने से दूर कर दिया था, बाहर कर दिया। सच्चाई है, जब इतने सारे राजनीतिक दल समझ गए
कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये धोखेबाज है या जो भी है, इसलिए सबने दूर कर लिया। तो उन्हें कुल मिलाकर अब अकेले चलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। पर इस अकेले चलने में भी बीजेपी का कहीं ना कहीं उनके पीठ पर हाथ है, बीजेपी उन्हें समर्थन दे रही, ये भी दिखाई दे रहा है। अब बिहार की जनता जिस दिन समझ जाएगी वो फैसला कर देगी किसे कहाँ रखना है। जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर का चेहरा सामने आ ही चुका है, लोग अब समझ रहे हैं और जनता जो है वो बहुत अच्छे से नब्ज समझती है। और प्रशांत किशोर ने मोदी को सफलता दिलाई, नीतीश कुमार को दिलाई, ममता बनर्जी को दिलाई, तो बेशक वो एक अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुद भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी बन जाएंगे, क्योंकि भारतीय राजनीति जो है वो इस तरह के मैनेजमेंट से ही अगर जीती जाती तो फिर बहुत अलग यहाँ पर हाल होता। प्रशांत किशोर शायद इस चीज को समझने में नाकाम रहे हैं, और जिस तरह से पप्पू यादव ने बोला, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बोला, सारे लोग बता रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। और जैसे अन्ना हजारे के बारे में अब लोगों को समझ में आ रहा है कि 10 सालों में ही समझ गए कि आखिर वो पूरा मूवमेंट किस तरह से खड़ा हुआ था लोकपाल का, और उसकी असलियत क्या थी, बीजेपी को सत्ता चाहिए थी। यही चीज अब यहाँ भी दिख रही है। तो प्रशांत किशोर का जो राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये तो खुद अंधकार में नजर आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार भी इस समय बुरी तरह फंस गए हैं। बीजेपी के साथ जाकर, बीजेपी के साथ रहकर उनके सामने अपनी पार्टी और खुद का भविष्य और अपनी सत्ता बचाने की, और सबसे ज्यादा अपनी साख को बचाने की जो एक चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई है, क्या इससे वो पार पा पाएंगे? क्या नया साल नीतीश कुमार के लिए कोई नई उम्मीद लेकर आएगा, या कि फिर बिहार में हम इस बार एक नई सरकार बनते हुए देखेंगे? तो इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना और हमारे साथ आप बने रहे। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।